Hello and welcome to the class. As you know, we are discussing UPPCS test paper 2024. I'm Manoj Jaiswal, your mentor for Indian polity, governance and IR. और अब हम लोग इस सेशन में जो आपका 2024 का टेस्ट पेपर है, पेपर 2 का, उसकी डिस्कशन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और आपका सेक्शन ए में पहला जो क्वेश्चन है, द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, क्रिटिकली एग्जामिन। मौलिक अधिकार या मूल अधिकार निरपेक्ष नहीं है, आलोचनात्मक परीक्षण करें। ये आपका प्रश्न है। और आप जानते हैं कि ये सारे प्रश्न इस सेशन में जो भी डिस्कस करेंगे सेक्शन ए में 8 मार्क्स वाले हैं, so that you have to write 125 words, not more than that. That's why you have to be very precise, to the point लिखना है, उसके आगे पीछे कहीं नहीं जाना है। तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने जो आंसर लिखा होगा तो मैच भी करा सकते हैं अच्छे तरीके से। बहुत सिंपल तरीका है आंसर लिखने का। इसमें आपको इंट्रो यानी कि जो आपको शुरुआत करनी है, उसमें आपको बताना है केवल फंडामेंटल राइट्स के बारे में, मूल अधिकार क्या है इनके बारे में। तो आप कह सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स आर, यू कैन स्टार्ट विद फंडामेंटल राइट्स आर इंडिविजुअल राइट्स available to each and every individual, though there are certain rights which are not available to a foreign nation or foreigner। मौलिक अधिकार व्यक्तिगत अधिकार है जो भारत में सभी नागरिकों को उपलब्ध है। हालांकि कुछ ऐसे भी अधिकार हैं जो विदेशी नागरिकों को नहीं मिलते हैं, उपलब्ध नहीं है। आगे बढ़ जाएंगे, आप सीधे बताएंगे, क्योंकि यहाँ आपको क्या करना है, आपको दिखाना है कि ये एब्सोल्यूट नहीं है, निरपेक्ष नहीं है। तो थोड़ा इनका और नेचर भी आपको बताएं। तो पहली बात आपने बता दी कि ये इंडिविजुअल राइट्स हैं, अवेलेबल टू इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल राइट्स हैं, व्यक्तिगत अधिकार है आपके इंट्रोडक्शन में। फिर आपने बताया कि अवेलेबल टू ऑल द इंडिविजुअल्स, सभी व्यक्तियों को मिले हुए हैं, किंतु बट सम राइट्स आर नॉट अवेलेबल और नॉट अवेलेबल टू फॉरेनर्स, किंतु कुछ मूल अधिकार विदेशियों को उपलब्ध नहीं होते हैं, उनको नहीं मिलते। आपको पता है आर्टिकल 15 है, 16 है, 19 है, ये सब विदेशियों को नहीं मिलते हैं, है ना। चलिए, लेकिन आर्टिकल 14 आप देते हैं, आर्टिकल 21 भी देते हैं, बहुत सारा देते हैं। चलिए, अब इसके बाद आप बताइएगा कि ये जो इंडिविजुअल्स को मिले हैं तो किसके अगेंस्ट इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्शन मिलता है। तो एक तरह से आप जानते ही हैं कि फंडामेंटल राइट्स एक तरह से शील्ड हैं सिटीजन्स को, इंडिविजुअल्स को, व्यक्तियों को जो मिले हैं अगेंस्ट दी स्टेट। इसीलिए ये क्या करते हैं, ये एक तरह से नेगेटिव ऑब्लिगेशन स्टेट पर आरोपित करते हैं, नकारात्मक जो है बाध्यता आरोपित करते हैं राज्य पर या सरकार पर कि वह आपके मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकती है। और आपको पता है कि अगर मौलिक अधिकारों का हनन हो जाए तो डेमोक्रेसी रह नहीं पाएगी। यानी कि आगे आप इसको कुछ इसी तरह से मिला जुला करके, बढ़िया मिश्रण करके अगली बात आप लिखेंगे। आपके इंट्रोडक्शन में ही अभी चलेगा, 4-5 लाइन इंट्रोडक्शन में बहुत काम की है, क्योंकि इसके बाद आपको सीधे 19.2 का डिस्कशन करना है। तो लिखेंगे they are means fundamental rights are या impose negative obligation on the state। ठीक है,
नेगेटिव ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट। और फिर क्या होता है, जैसे ही ये नेगेटिव ऑब्लिगेशन इंपोज करते हैं तो क्या हो जाता है, दे लिमिट द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट और गवर्नमेंट, दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं, चाहे तो राज्य लिखें चाहे सरकार लिख दें, ठीक है। हिंदी में क्या लिखेंगे कि ये राज्य पर नकारात्मक बाध्यता आरोपित करते हैं और क्या करते हैं, राज्य अथवा सरकार के प्राधिकार या अधिकार को सीमित कर देते हैं। किस सेंस में सीमित कर दिए, कि आपके अधिकारों का हनन राज्य या सरकार नहीं कर सकती। अब इससे आगे बढ़ते हुए आप क्या बता दीजिएगा, अंतिम इंट्रोडक्शन की लाइन हो जाएगी आपकी, मेरे ख्याल से 40 50 60 वर्ड पूरे हो जाएंगे। तो कहेंगे कि जहां ये, अच्छा ज्यादा लंबा ना करके शॉर्ट कर दीजिए, ठीक है। शॉर्ट कैसे करेंगे, तो राज्य की अथॉरिटी को सीमित करते हैं और इस तरह से ये डेमोक्रेसी के फंक्शनिंग के लिए एसेंशियल माने जाते हैं। दे आर एसेंशियल, अति महत्वपूर्ण है, essential for the smooth functioning of democracy, functioning of democracy, ये लोकतंत्र के बेहतर संचालन के लिए अति महत्वपूर्ण माने जाते हैं। आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। आपने ये बता दिया कि सभी व्यक्तियों को मिले हैं, कुछ अधिकार हैं जो विदेशियों को नहीं मिलते, बाकी सबको मिले हुए हैं। तो यहीं पर अब ये है कि जब सबको मिले हैं तो जितने मौलिक अधिकार हैं क्या वो एब्सोल्यूट हैं, तो नहीं है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ तो आपको ऐसे लिखना होगा, दो द फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल टू ईच एंड एवरी citizen but are not absolute, but are not available in absolute manner भी कह सकते हैं इसको, आप अपनी भाषा को जैसे रखना चाहे रख दें, ठीक है। कहना यह है कि यद्यपि कि भारत के संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार सभी नागरिकों को समान रूप से उपलब्ध हैं, किंतु ये निरपेक्ष रूप में नहीं निरपेक्ष रूप में उपलब्ध नहीं है। दे आर नॉट अवेलेबल इन एब्सोल्यूट मैनर। तो कैसे, अब आपको बताना पड़ेगा। द कॉन्स्टिट्यूशन itself under Article 19 Clause 2 provides several provides reasonable restrictions, पहले लिखेंगे reasonable, provides grounds for, I'm sorry, provides grounds for reasonable restrictions to be imposed or which can be imposed, to be ठीक नहीं होगा, which can be imposed on fundamental rights। ऐसे अनेक ग्राउंड देता है जिसके आधार पर मौलिक अधिकारों पर युक्ति युक्त निर्बंध लगाए जा सकते हैं। अनुच्छेद 19(2) ऐसे प्रावधान करता है जिनके आधार पर युक्ति युक्त निर्बंध
लगाए जा सकते हैं या आरोपित किए जा सकते हैं, विच आर एज फॉलोज। आपको बताना भी पड़ेगा। तो द सिक्योरिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ द कंट्री, देश की सुरक्षा एवं संप्रभुता। अगर देश की सुरक्षा या संप्रभुता खतरे में पड़ती है किसी कारणवश, तो क्या होगा, आपको फंडामेंटल राइट्स आपके हो सकता है उन पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाए। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल होता है कि जब नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है तो क्या होता है, 20 और 21 को, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ करके सभी जो है फंडामेंटल राइट्स क्या हो जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है तो आपको पता है आर्टिकल 352 के तहत युद्ध हो, बाह्य आक्रमण हो या सशस्त्र विद्रोह हो, यही 3 कारण है। और ये तीनों कारण अगर आप देखोगे तो क्या होगा, देश की सुरक्षा खतरे में, युद्ध हो गया तो देश की संप्रभुता खतरे में, दोस्त बाहर आक्रमण हो गया तो देश की संप्रभुता खतरे में, बाह्य आक्रमण हो गया तो देश की संप्रभुता खतरे में, है ना। चलिए, तो इसका एग्जाम्पल भी आप चाहें तो अपना दे सकते हैं, उत्तर में बेहतर उत्तर हो जाएगा। अब सिक्योरिटी हो गई, इंटीग्रिटी, देश की अखंडता, इंटीग्रिटी, इस आधार पर भी आपका फंडामेंटल राइट, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, फंडामेंटल राइट पर युक्त युक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है। फिर उसके बाद पीस, मोरालिटी, डिसेंसी, है ना। देखिए, जैसे आप कहते हैं मैं मोरालिटी डिसेंसी इनकी बात करने जा रहा हूं एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे आप कहते हैं कि भाई आर्टिकल 21 हमें राइट टू प्राइवेसी भी देता है, एकदम ठीक बात है, निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत है। लेकिन किसी भी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक स्थल पर निजता के अधिकार का लाभ उठाने नहीं दिया जा सकता। पार्क में, पब्लिक प्लेस पे आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते जो मोरालिटी, नैतिकता या डिसेंसी के अनुरूप ना हो। ठीक है। पब्लिक ऑर्डर, इसको पीस को पब्लिक ऑर्डर भी कहते हैं। अच्छा, बात एक ही है, पब्लिक ऑर्डर, लोक व्यवस्था, लोक व्यवस्था तभी होगी जब लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो, है ना। चलिए, तो राइट टू प्राइवेसी प्राइवेट प्लेस में ही हो सकती है और जगह नहीं हो सकती। इसके बाद और क्या है, तो प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ऑफ women एंड चिल्ड्रन, महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण तथा उनके संरक्षण के लिए हो सकता है। वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ एससीज एंड एसटीज, ठीक है, बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन, ये भी एक ग्राउंड बन सकता है। और विदेश में किसी देश के साथ, किसी विदेशी देश के साथ अगर मित्रवत संबंध बनाए रखने के लिए किसी फंडामेंटल राइट को थोड़ा पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाना है तो वह भी हो सकता है। मेंटेनेंस ऑफ फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, किसी विदेशी राज्य के साथ मित्रवत संबंध बनाए रखने हेतु भी यदि आवश्यक हो तो ऐसा किया जा सकता है। अब देखिए,
आपको अंत में एक बात जरूर बता देनी है, आर्टिकल 19(2) में दिए गए ये जो हैं प्रोविजंस, इनके अलावा भी कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 19(2) itself empowers the parliament, ठीक है, empowers the parliament to impose reasonable restrictions by law। ठीक है, आगे आप यह भी जोड़ देंगे कि संविधान का अनुच्छेद 19(2) यह भी संसद को यह शक्ति भी प्रदान करता है कि वह किसी अन्य आधार पर भी मौलिक अधिकारों पर युक्तियुक्त निर्बंध आरोपित कर सकता है। अब इस तरह से ये तो पता चल गया कि भाई मौलिक अधिकार जो है क्या हो गए, मौलिक अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है। लेकिन यहाँ एक और बात होगी कि क्या इसका प्रयोग सही तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है। क्रिटिकली एग्जामिन की बात है तो फंडामेंटल राइट्स आर, as the fundamental rights are individual rights, that is why there should be very much there should be an urgency, then only reasonable restrictions should be imposed। ये आपको कहना बहुत जरूरी है कि अगर कोई बहुत ही आकस्मिक कारण ना हो, बहुत ही आवश्यक ना हो, तो मौलिक अधिकारों पर किसी प्रकार का युक्तियुक्त निर्बंधन नहीं लगाना चाहिए। एक और मुद्दा है लेकिन उसको क्वेश्चन ने पूछा नहीं है तो उस पर अपन जाएंगे नहीं। लगाया नहीं है निर्बंधन फिर भी लोग एंजॉय नहीं कर पाते हैं, पर वैसा सवाल नहीं है इसलिए हम नहीं जाएंगे। और अंत में आप कह दीजिए इट लुक्स या इट प्रूव्स या इट इज clear that there is reasonable restrictions, it means that fundamental rights are not available absolutely। चलिए, आपका दूसरा क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट द स्कोप ऑफ रिट jurisdiction of high courts is wider than the Supreme Court? क्या आप यह मानते हैं, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता, उच्च न्यायालयों की रिट अधिकारिता उच्चतम न्यायालय की रिट अधिकारिता से अधिक व्यापक है? तो अब इस प्रश्न के उत्तर में आपको क्या बताना है, इंट्रो देना है। इंट्रो में आपको रिट जुरिस्डिक्शन के बारे में बताना है। तो इसका आप ओरिजिन बता सकते हैं कि साहब ये लंदन से ओरिजिनेट होता है और फिर रिट जुरिस्डिक्शन 32 और 226 में दोनों कोर्ट्स को अवेलेबल है। 32 वाला जो रिट जुरिस्डिक्शन है वो क्या करता है वह बता देना है, और 226 वाला क्या करता है। यानी कि इंट्रोडक्शन में आपको लगभग 50 वर्ड खर्च कर देने हैं। फिर उसके बाद आपको 32 और 226 आर्टिकल है, ये दोनों आपको पता है, इनके बेसिस पर हाई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जो जुरिस्डिक्शन है वे बता देने हैं। ठीक है, काम हो जाएगा।
रिट ऑफ इंजंक्शन भी कुछ कोर्ट्स लगाते हैं, कुछ हाई कोर्ट्स के पास इंजंक्शन भी है, बात कर लेंगे हम लोग, यहाँ पर हालांकि जरूरत नहीं है इस प्रश्न में। चलिए तो आप अपना उत्तर शुरू करते हैं, और उत्तर शुरू करके सबसे पहली बात इंट्रोडक्शन में लिखते हैं कि द रिट जुरिस्डिक्शन, सीधे आपको बताना है कि द रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट्स इन इंडिया is actually based on the writ jurisdiction of London, या इसको आप दूसरी तरह से कह सकते हैं writ jurisdiction under the Constitution of India, writ jurisdiction of courts, courts ही लिखेंगे पहले, has been adopted from London या यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन, जो वर्ड लिखना चाहे लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, आगे बढ़ेंगे तो या तो दूसरे भाषा में लिख सकते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स द रिट जुरिस्डिक्शन टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 and the high courts under article 226। फिर आप लिखेंगे कि भारत के संविधान में या भारत के संविधान द्वारा अनुच्छेद 32 के माध्यम से उच्चतम न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के माध्यम से या 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों को रिट अधिकारिता प्रदान की गई है, ये आपने लिख दिया। उसके बाद आप 32 का नेचर बता देंगे। आर्टिकल 32 प्रोवाइड्स, या ऐसे कह दें मेक्स सुप्रीम कोर्ट एज द प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। इट प्रोटेक्टर it makes Supreme Court as the protector of fundamental rights। इसका मतलब क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट कैन नेवर से दैट आई विल नॉट प्रोटेक्ट योर फंडामेंटल राइट, इसका ऑब्लिगेशन है, 32 ऑब्लिगेटरी है, ठीक है। चलिए आगे बता दीजिए कि देयर आर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन या इन इंडिया देयर आर 5 such writs, 5 प्रकार की रिट हैं, उनका बस नाम लिख करके आपको आगे बढ़ जाना है, ठीक है। केवल नाम लिखना है। हैबियस कार्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोररी एंड क्वा वारंटो। हिंदी वाले जानते ही हैं सब लोग, है ना। इसको कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। 5 का नाम आपने दे दिया, काम हो गया, बस इतना ही लिखना है, क्योंकि अब आगे आपको ये बताना जरूरी है कि स्कोप कैसा है, क्या हाई कोर्ट्स का स्कोप व्यापक है कि नहीं है, ठीक है। तो अब हम आपको क्या करेंगे, एक जो है कॉलम बना के बता देते हैं। आर्टिकल 32, हालांकि आप 32 ना लिखिएगा, लिखिएगा रीड जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और इधर लिखिएगा रीड जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट्स, ठीक। अब इसमें क्या है, हाई कोर्ट का है, सॉरी सुप्रीम कोर्ट का है, तो आर्टिकल 32 है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, कैन इश्यू द रिट
only for the enforcement of fundamental rights. Only for the enforcement of fundamental rights. अनुच्छेद 32 के अनुसार जो मैंडेट दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को, उसके अनुसार उच्चतम न्यायालय केवल और केवल मूल अधिकारों के प्रवर्तन हेतु ही रिट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय फॉर द एनफोर्समेंट of both the fundamental rights and legal rights. और कई बार लीगल राइट्स के लिए इंजंक्शन की रिट आती है, हालांकि भारत में उसको रिट के रूप में कंसिडर किया नहीं जाता है, लेकिन इंजंक्शन आता है। एक छठी रिट है, वो लीगल एक्सपर्ट्स पढ़ते हैं, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए दूसरा पॉइंट क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 32 imposes a duty on Supreme Court. अनुच्छेद 32 के द्वारा संविधान उच्चतम न्यायालय पर यह कर्तव्य आरोपित करता है कि that it should, सॉरी मस्ट कर दीजिए, मस्ट issue the writs in case of violation of fundamental right of any individual। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे कि अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट पर यह कर्तव्य आरोपित करता है कि वह किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होने पर उसके प्रवर्तन हेतु रिट जारी करेगा। अब देखिए 226 में हाई कोर्ट्स इससे बंधे नहीं है। आर्टिकल 226 does not provide any such obligation, any such obligation। देखो यहां भी स्कोप इसका बढ़ गया, any such obligation। therefore the high courts are free to say no। it means आप कहेंगे कि अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों पर ऐसी कोई शर्त या ऐसी कोई बाध्यता आरोपित नहीं करता है, इसलिए उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु रिट जारी करने से मना भी कर सकते हैं। और यही कारण बन भी जाता है, हालांकि यहाँ आपको इस उत्तर में लिखने की जरूरत नहीं है, यही कारण भी बन जाता है कि उच्च न्यायालय प्रोटेक्टर नहीं है जबकि सुप्रीम कोर्ट है। अगला पॉइंट, द रिट jurisdiction of Supreme Court extends all over the country, while only हाई कोर्ट का क्या हो जाएगा? ओनली द टेरिटरी ऑफ द हाई कोर्ट्स। तो अब कैसे बताओगे? यहां पर देखो कि जुरिस्डिक्शन को आपने लिख दिया कि पूरे भारत पर प्रभावी होता है, जबकि हाई कोर्ट के लिखा
केवल उस पर। तो अब आप कैसे कहोगे कि वाइडर है हाई कोर्ट्स का? तो टेरिटरी के रूप में वाइडर नहीं है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स के अलावा चूंकि लीगल राइट्स का भी ये वायलेशन के मामले में रिट इशू कर सकते हैं, इसलिए आप क्या कहेंगे कि हाई कोर्ट्स के वाइडर स्कोप हैं। ठीक है, तो रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ इट, मतलब आप सीधे कह देंगे कि एंड दिस as per the above discussion it is very clear that the writ jurisdiction of high courts is wider than Supreme Court, as high courts can issue the writs for both fundamental rights and legal rights। फिर लेकिन आज आप एक चीज जरूर कह देना, however in terms of territorial jurisdiction, Supreme Court has wider। क्यों? क्योंकि पूरे देश पर इसका जुरिस्डिक्शन होता है। तो ये बात आपको बता देनी है, क्वेश्चन को समाप्त कर देना है। ठीक है, बहुत ही सरल तरीके से एकदम टू द पॉइंट आप अपनी बात कर रहे हैं, कहीं कोई फालतू बात आपको करने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी बात यह है कि स्कोप भी नहीं है ना। चलिए अगला सवाल, discuss the rising influence of pressure groups and informal associations in shaping the environmental policies in India। भारत में ये जो एनवायरमेंटल पॉलिसी है, भारत की पर्यावरण नीति के निर्धारण में बढ़ता हुआ जो दबाव समूह और अनौपचारिक संगठनों का प्रभाव है, उसकी चर्चा करनी है। ठीक है, सिंपल सवाल है, सरल उत्तर भी है। अब इसमें क्या करना है, फिर वही बात, इंट्रो, कंटेंट और कंक्लूजन। इंट्रो में थोड़ा सा प्रेशर ग्रुप्स के बारे में बता दीजिए और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता दीजिए। आपको पता है कि प्रेशर ग्रुप्स आर आल्सो कॉल्ड एज इंटरेस्ट ग्रुप्स। दे आर द ग्रुप्स ऑफ एनी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी और ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एंड दे वर्क क्या, सीधे वर्ड ही यूज कर दिए, दे लॉबी to serve the interest of that particular section of society or that particular organizational setup। तो प्रेशर ग्रुप क्या हो गए, सबसे पहले आपने बताया कि ये हैं तो ये इनफॉर्मल ही, ये भी होते हैं इनफॉर्मल ग्रुप्स, समटाइम्स ऑर्गेनाइज्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड। क्या करते हैं, लॉबिंग करते हैं। लॉबिंग करते हैं किसके लिए? अच्छा, पहले तो ये बताइए कि कैसे फॉर्म हुए हैं। एंड आर फॉर्म्ड टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल, भारत में किसान यूनियन है। अब ये क्या करता है, ये एक तरह का प्रेशर ग्रुप के रूप में काम करता है किसानों के लिए। कुछ भी हो सकता है। उसी तरह से आपने नाम सुना होगा ग्रीन पीस। तो ग्रीन पीस क्या है? ग्रीन पीस एक तरह का इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है
सोशल एक्टिविस्ट के रूप में ये लोग काम कर रहे हैं, लेकिन असल मुद्दा क्या है? तो असल मुद्दा है एनवायरमेंट ओनली। तो वो किसके लिए काम कर रहे हैं? एनवायरमेंट के लिए। दूसरी तरफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बता देंगे कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस आर आल्सो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस एंड दे मे बी इन द फॉर्म ऑफ एनजीओ, सोसाइटी, है ना? ये बता देंगे। उसके बाद एक लाइन दोनों के लिए बता देंगे। इन द प्रेजेंट एरा ऑफ आईसीटी, इन द present era of information and communication technology, the use of ICT has given a very strong boost to the pressure groups and other informal organizations to influence the policy making। सीधे अपने मुद्दे पर आपने लिख दिया। और कैसे? तो भैया सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारा काम कर ही रहे हैं ये लोग। अब मीडिया तो दूसरे नंबर पर हो गई, पहले नंबर पर तो सोशल मीडिया ही है आजकल, आप जान रहे हैं, है ना? अब ये जरूरी भी एक और बात यहीं पर इंट्रो में आप बता दीजिएगा कि एनवायरमेंटल पॉलिसी को बहुत बेहतर होना क्यों जरूरी है, ये भी आप बता दीजिए। तो एनवायरमेंटल पॉलिसी के बेहतर होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि क्लाइमेट चेंज इज अ बिग थ्रेट फॉर द ह्यूमैनिटी। आप आगे बता देंगे इन द क्लाइमेट चेंज is a big threat for humanity, या ह्यूमन बीइंग लिख दीजिए, ह्यूमन बीइंग। क्यों? क्योंकि देखो आजकल क्या हो रहा है, अजब अजब तरीके से बारिश हो रही है। राजस्थान के ऐसे एरियाज में बारिश हो जाती है जहां कभी बारिश ही ना हुई हो, जाने क्या क्या हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में टेम्परेचर कितना बढ़ गया है, तो क्लाइमेट चेंज, सुनामी आ जाती है। तो एनवायरमेंट एक्चुअली, जहां केवल ह्यूमन बीइंग की बात हम कर रहे हैं, तो किस टर्म में हम बात करें? क्या हम वो टर्म्स भी लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। एनवायरमेंट में क्लाइमेटिक चेंज जो है ये क्या करेगा? एनवायरमेंट का खराब होना, क्लाइमेट चेंज से इकोनॉमी भी नीचे जाएगी, अर्थव्यवस्था कमजोर हो सकती है, वाटर क्राइसिस अपने आपको हो ही रही है, ऑक्सीजन क्राइसिस हो ही रही है, ये सारी प्रॉब्लम्स तो हो ही रही हैं। सांस लेना मुश्किल हो जाता है दिल्ली जैसे शहरों में। सर्दियों में बहुत सारे लोगों को कहा जाता है कि भाई शहर छोड़ दो, जिनको ये दमा उमा की शिकायत होती है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। इन इंडिया, आगे बढ़ेंगे। इन इंडिया there are approximately 200 laws including NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के साथ साथ लगभग 200 कानून, नियम, विनियम, लॉज, अब हमने ऐसे ही लिख दिया है, विद्यमान है। और उसके बावजूद भी भारत में पर्यावरण जागरूकता के लिए, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस के लिए बहुत हद तक कौन काम कर रहा है? तो प्रेशर ग्रुप्स और आपके इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस कर रहे हैं काम, ये बता दीजिए। और बताइए कि इसका सबसे पहला एग्जाम्पल हमको चिपको मूवमेंट में देखने को मिलता है। इनफॉर्मल ग्रुप्स, अब चिपको मूवमेंट जो है ये पहला एग्जाम्पल है, और इसने मजबूर किया सरकार को
कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ले आए वो, है ना। तो it influenced the government for the passage of Forest Conservation Act 1980 1980। सोचिए 1980 में ये पारित किया गया। In India, there are several such groups like Greenpeace, India, ये भी काम कर रहा है, इनफॉर्मल ग्रुप है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, अब फैक्चुअल चीजें तो डालनी पड़ेंगी थोड़ी। साइंस एंड एनवायरनमेंट, ये भी इनफॉर्मल ग्रुप की तरह इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक है। दे आर with several other pressure groups and informal organizations, they are influencing the environmental policy through, अब कैसे कर रहे हैं, लॉबिंग। प्रेशर ग्रुप का सबसे बड़ा चीज होता है लॉबी, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके आगे बढ़ाना। फिर सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ये क्या करता है, तो ये नॉलेज देता है, एक्सपर्ट नॉलेज, प्रोवाइडिंग एक्सपर्ट नॉलेज। ग्रीन पीस इंडिया भी रिसर्च वगैरह कराती रहती है ना, आपको पता ही है। रिसर्च मटेरियल भी देती है। फिर प्रोटेस्ट के थ्रू भी ये लोग सरकार को दबाव बनाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, जिससे क्या होता है, सरकार के द्वारा जो एनवायरमेंट पॉलिसी है उसके रूल्स रेगुलेशंस आदि को इन्फ्लुएंस किया जाता है। अब आप जानते हैं कि नर्मदा पर जो डैम बन रहा था उसमें नर्मदा बचाओ आंदोलन के नाम पर मेधा पाटेकर इतनी फेमस हुई, लेकिन उसमें क्या हुआ था ये हम सबको पता है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन के कारण जो डिस्प्लेस्ड लोग थे उनके सेटलमेंट के लिए बेहतर व्यवस्थाएं की गई थी। यहाँ तक कि जो एनवायरनमेंट को और अन्य प्रकार के नुकसान पहुंचने वाले थे उनके संदर्भ में भी सरकार ने विचार किया और फिर डैम में अनेक मॉडिफिकेशंस भी किए। तो आप नर्मदा बचाओ आंदोलन भी यहां डाल सकते हैं, ठीक। तो डिले भी हुआ नर्मदा डैम प्रोजेक्ट और उसका ये भी हुआ, क्या बोलते हैं, मॉडिफिकेशंस भी हुए उसमें कई तरह के। तो ये सारी चीजें मिला करके आप अपने उत्तर को पूरा कर देंगे। इसके बाद जो है, जो प्रश्न है वो वास्तव में वर्तमान का सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न भी बनकर उभरा है। इस पर बात तो बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन अब क्या करें, बहुत ज्यादा बात करने का अवसर नहीं है। डिस्कस द स्कोप ऑफ आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, how it has become an issue of confrontation between judiciary and legislature। यहाँ जो क्वेश्चन बनाया गया है इसमें ध्यान रखना है कि इस प्रश्न में ये ध्यान रखा गया कि यहाँ टर्म जुडिशरी यूज किया जाए, हालांकि इस टर्म पर लेजिस्लेचर यूज किया जाए, लेजिस्लेचर की जगह यहाँ पर गवर्नमेंट भी आ जाए तो भी आपको उत्तर यही लिखना है। हमने थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर लेजिस्लेचर वर्ड को देखा है, ठीक है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा मैं जो कह रहा हूं, गवर्नमेंट आए तो भी चलेगा, एग्जीक्यूटिव बॉडी आए तो भी चलेगा, डज नॉट मैटर। अब देखिए
आर्टिकल, अब इसके उत्तर में कोई इंट्रोडक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, बस एक लाइन लिखना है कि द आर्टिकल 142 हैज बिकम अ वेरी हॉट और हैज बिकम अ वेरी debatable provision presently in India। बस एक लाइन, सीधे आ जाना है इसके टेक्स्ट पर। तो एक लाइन बता देना है उत्तर में कि भैया ये बहुत ही ज्यादा विवादपूर्ण जो है अनुच्छेद बन गया है, विवादित अनुच्छेद बन गया है, और हाल के समय में इस पर अनेक जो है विवाद और विवाद खड़े हुए हैं। पहले से भी विवादित रहा है, अभी हाल के दिनों में ज्यादा विवादित हुआ है। क्यों? तो अब ये क्या स्कोप दे रहा है पहले तो जुडिशरी को, तो आपको पता है कि ये क्या स्कोप देता है, यानी कि इसका प्रोविजन क्या है। तो ये प्रोविजन कहता है कि भाई अगर कंप्लीट न्याय देना है तो न्यायपालिका पूर्ण न्याय देने के लिए किसी भी प्रकार का आदेश अथवा डिक्री किसी भी मामले में पारित कर सकती है, यहाँ तक कि यदि उस पर कोई कानून हो तो भी, और यदि उस पर कोई कानून अभी तक नहीं बना है तो भी। न्यायपालिका के सम्मुख सुप्रीम कोर्ट के पास, खास करके केवल सुप्रीम कोर्ट का ये अधिकार है, आपको पता है। उच्चतम न्यायालय के पास अगर कोई मामला आता है और उसके सम्मुख ऐसा कोई मामला आता है जिसमें पूर्ण न्याय देने की अपेक्षा की जा रही है, यानी कि अगर जो उसको लगता है सुप्रीम कोर्ट को कि यहाँ पूर्ण न्याय देने के लिए ऐसा जरूरी है कि कोई ऐसा आदेश पारित किया जाए या डिक्री दी जाए, तो वो ऐसा कर सकता है। और आप समझ लीजिए कि वो पूरा, अब इसकी खासियत क्यों प्रॉब्लम है, वो तो बहुत सारे ऑर्डर करता रहता है। प्रॉब्लम यहाँ ये है कि ये एक कानून मान लिया जाएगा और उसको पूरे देश में लागू कराया जाना अनिवार्य होगा। ठीक है, ठीक, समझ लीजिए। अब जो है हाल का जो विवाद है तमिलनाडु वाला, वो सब आप लोग जानते हैं। तो रिसेंट विवाद लिख देना ही सबसे अच्छा है। लेकिन अब चूंकि इससे क्या होता है, तो इससे इसका जो सबसे बेकार पक्ष है वो ये है कि ये सेपरेशन ऑफ पावर्स का, शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है उसका क्लियर कट वायलेशन है, क्लियर कट वायलेशन। और हालांकि मैं थोड़ा सा डिफर करता हूं, जो तमिलनाडु के मामले में आया, राज्यपाल के मामले में इनका जो आदेश आया है सुप्रीम कोर्ट का, उस आदेश से भी मैं, क्या है, मैं सहमत नहीं हूं। उनको ये नहीं कहना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट को, मैं आपको बोल दे रहा हूं, उत्तर में लिखना नहीं है आपको, ये जान लीजिए। मैंने कहा ना कि इस पर बड़ी लंबी बात हो सकती है, किसी दिन मैं बात करूंगा अभी किसी अन्य वीडियो में, इस पर बड़ी लंबी बात हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट को कतई किसी प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार नहीं है, राइट नहीं है कि वो ये कह देता कि जो पेंडिंग पड़े हैं अभी तक वो पारित मान लिए जाएं। व्हाट यू हैव डन, इट इज अ ग्रेव कॉन्स्टिट्यूशनल मिस्टेक, मिस्टर जस्टिसेस। न्यायाधीश महोदयों के पास एक लाइन को बस थोड़ा मैनिपुलेट करना था, उनको ये कहना था कि इट इज एक्सपेक्टेड दैट द गवर्नर शैल गिव हिज असेंट विद इन 2 days, 7 days, 5 days, 10 days, 1 month, 7, whatever। लेकिन प्रॉब्लम ये है, ध्यान से समझना, कि क्या सुप्रीम कोर्ट गवर्नर को ऐसे आदेश दे सकता है?
तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर नहीं है सुप्रीम कोर्ट के पास। जाने दीजिए, यहाँ पर केवल इसके डिबेट की बात हम लोग करते हैं। ठीक, तो आप सबसे पहले आर्टिकल 142 का ये लिख देंगे, आर्टिकल 142 का टेक्स्ट बता देंगे कि ये क्या करता है। उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार देता है कि वह पूर्ण न्याय देने हेतु किसी भी प्रकार की डिग्री अथवा आदेश पारित कर सकता है जो पूरे भारत पर लागू होगा एज अ लॉ। ठीक है, फिर उसके बाद तुरंत आ जाइएगा कि रिसेंटली, हाल ही में, ये तमिलनाडु वर्सेस द गवर्नर ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु स्टेट वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु स्टेट, है ना, केस सुप्रीम कोर्ट हाल ही में तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के गवर्नर, राज्यपाल, तमिलनाडु के राज्यपाल वाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 को इन्वोक किया, यानी कि 142 के तहत जाकर आदेश जारी किया। ठीक है, इन्वोक्ड आर्टिकल 142। ठीक है ना, और क्या कहा, कहा कि जो भी बिल पेंडिंग रहे हैं गवर्नर के सम्मुख, जिनका कि उसमें सरकार ने, तमिलनाडु सरकार ने जिन विधेयकों की कल वो दिया था, वर्णन किया था, तो जितने उस केस में, उस रिट में, हालांकि अब यहाँ एक और मसला है, तमिलनाडु सरकार ने 142 का सहारा लेने का, यानी कि उनकी प्लीडिंग में ऐसा नहीं था कि हमको 142 के तहत दे दीजिए, लेकिन कोर्ट ने ऐसा कर दिया। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये जो जुडिशियल एक्टिविज्म है वो कई बार एडवेंचरिज्म बनता चला जा रहा है। ठीक है, तो उसने क्या कर दिया, उसने आदेश दे दिया कि जो भी पेंडिंग बिल हैं उन्हें डीम्ड टू बी पास्ड कर दिया, डीम्ड टू बी पास्ड, उन्हें पारित, सॉरी, डीम टू बी असेंटेड कर दीजिए, सीधी सीधी बात, असेंटेड बाय द गवर्नर। हालांकि वर्ड उन्होंने पास्ड ही यूज किया है, तो आप भी पास्ड ही लिखिएगा, पारित मान लिया जाए। अब ये क्या है, तो इस पर एक तीखी प्रतिक्रिया आनी शुरू हुई कई तरफ से, और वास्तव में ये जो आर्टिकल 142 का प्रोविजन है, ये प्रोविजन जिस तरह से फ्रीक्वेंटली यूज कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, ऐसा करना नहीं चाहिए। ये शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन है, ये आपको अगली लाइन में बताना है। ठीक है, फिर आगे कहना है कि द कोर्ट इन दिस केस, इन तमिलनाडु केस, ठीक है, तमिलनाडु स्टेट वर्सेस केस, द सुप्रीम कोर्ट इन दिस केस intervened not only in the process of lawmaking but also the procedure या procedural aspect of lawmaking। ये जो सेकंड वाला आप लिख रहे हैं कि विधि निर्माण की जो प्रक्रियागत पक्ष है उसमें भी हस्तक्षेप कर दिया, यह एक बहुत बड़ा, मैं तो ब्लंडर मानता हूं। ठीक है, वो होता है राज्य सरकारों में, और इसमें आप कुछ एक नया जो है वो कर सकते थे। आप
क्या कहते हैं सरकारिया कमीशन और पुंछी कमीशन की, और जो क्या कहते हैं कुछ रिकमेंडेशंस अभी नहीं अप्लाई हुई हैं, उनको आप कह सकते थे कि इनको भी लागू, लेकिन कोई नहीं, यहाँ डिबेट में हम नहीं जाएंगे, अभी फिलहाल उत्तर को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो न केवल आप कहेंगे कि इस मामले में उच्चतम न्यायालय न केवल विधायिका के विधि निर्माण की शक्ति बल्कि विधि निर्माण की के प्रक्रियागत पक्षों में भी हस्तक्षेप कर देता है। इस तरह से यह जो है एक बहुत ही डिबेटेबल, इसी कारण आप सीधे कह देंगे कि इसी कारण आर्टिकल 142 पर ढेर सारे विवाद उत्पन्न हुए हैं। आपको विवाद नहीं लिखना कि धनखड़ साहब ने क्या कहा, इसने क्या कहा, उसने क्या कहा, कुछ लिखना नहीं है, बस ये बोल देना है। ठीक है, अब कुछ और एग्जांपल दे सकते हैं आप कि हाँ, लेकिन इसमें ये जरूर बता दीजिएगा कि तमिलनाडु सरकार ने 142 के इन्वोकेशन की कोई प्लीडिंग नहीं की थी, ये बता देना है। अब एक बात बताना है आपको, 1998 का केस है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, ये बताना नहीं है, अगला चरण आपके उत्तर के अगली लाइन यही है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1998 का केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं कहा था, सुप्रीम कोर्ट हैज क्लियरली रेफर्ड आर्टिकल 142 as a valuable weapon, as a valuable weapon in the hands of Supreme Court, in the hands of Supreme Court, to prevent clogging or obstruction, ठीक है, बाधा लाना of the stream of justice. उसने कहा कि न्याय के मार्ग में अवरोध अथवा बाधा उत्पन्न करने को से रोकने के लिए उच्चतम न्यायालय के पास यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण शस्त्र है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आगे भी कहा, उसको सुप्रीम कोर्ट स्वयं ही भूल जाता है, उसने कहा कि इट कैन बी सप्लीमेंट बट नॉट सप्लेंट। यह जो 142 का प्रावधान है, यह एक सप्लीमेंट के रूप में कार्य कर सकता है, पूरक हो सकता है, ना कि विरोधी हो सकता है। ठीक है, तो इट कैन बी सप्लीमेंट बट नॉट द सप्लेंट द सबस्टेंसिव लॉ अंडर कंसिडरेशन, सप्लेंट द substantive law under the consideration। ठीक है, अच्छा, आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, तो बहुत सारी तेज तरह की बातें लोग करने लग जाते हैं। अब मैं क्या बोलूं अभी, अच्छा हाँ, पहले इसको खत्म कर दिया जाए। तो अब जो है इस तरह से, अब आपका कंक्लूजन क्या होगा, आप कंक्लूजन क्या दोगे? तो कंक्लूजन में आप बताओगे कि भाई 142, as Supreme Court has itself said that it should be a supplement, not the supplant to the substantive law which is under consideration, और दूसरी तरफ ये ऐसी पावर देता है, तो जहां अति आवश्यक हो, when
there is no any other option left in the hands of the Supreme Court, then only it should be applied. And actually it is the mandate of the Constitution of India itself. इसका 142 को इन्वोक करने के लिए यह आवश्यक है कि अन्य सभी विकल्पों पर पहले उच्चतम न्यायालय विचार कर ले, और दूसरी तरफ यह भी उसे देखना है कि कहीं वो लेजिस्लेचर को बहुत ज्यादा अंडरमाइन तो नहीं कर रहा है। बिकॉज इंडिया इज, यहां जरूर लिखिएगा, इंडिया is yeah, India has parliamentary form of democratic government where the laws are to be made, our law must be made only by the legislature. Judiciary should not intervene in such a manner can become that can make it itself, or that can make Supreme Court as a lawmaker. It should not intervene in such a manner. ठीक है। दूसरी तरफ अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहने का मतलब जानते हैं क्या हो जाता है? इसका मतलब ये हो जाता है कि आप ये सीधे कह दे रहे हैं कि साहब यहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट है। तो अगर इलेक्टेड गवर्नमेंट है, मैंडेट उसको मिला हुआ है, और लेजिस्लेचर इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू फॉर्म द लॉज, टू फॉर्मुलेट द लॉज, देन इट शुड बी। ठीक है। तो लॉ मेकिंग में ऐसा इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए, ये मेरा मानना है। यही उत्तर आपका खत्म हो जाना चाहिए, आगे कुछ आपको लिखना नहीं है। आप कोई भी अनुचित टिप्पणी नहीं करेंगे, और मैंने कि बीच बीच में कह भी दिया है कि ये आप नहीं लिखेंगे, बस जान लीजिए, है ना। तो आपको अनुचित टिप्पणी नहीं करनी है, ये बात को ध्यान में रखना है। तो चलिए बाकी प्रश्न अगली कक्षा में करते हैं हम लोग। थैंक यू।